खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बारिश की खबर के साथ, क्योंकि इस मौसम में आधे से ज्यादा देश में बारिश हो रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें अगर, तो झमाझम बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में 95% प्रदेश भीग चुका है। शिवपुरी के कोलारस में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। भोपाल में एक दिन में 14.3 mm बारिश हुई है। राजधानी में अब तक 400 mm बारिश हुई है और कोलार डैम का 2 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है। क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि गलियों की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन नदियों का भी यही हाल है। नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं कहीं कहीं पर। तो कुछ ऐसे भी डैम हैं, कोलार डैम, जो कि 2 सेंटीमीटर तक उसका जलस्तर बढ़ चुका है। और यही कहा जा रहा है कि ऐसे नदी वाले इलाकों के पास बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि कब जलस्तर बढ़ जाए अचानक से ये कहा नहीं जा सकता। तो सावधानी एकमात्र विकल्प। शिवपुरी में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। राहत तो है ही गर्मी से, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा इस बार पड़ी है। 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंची है। कहीं 48 डिग्री, कहीं 47 डिग्री, कहीं 50 डिग्री। इस प्रचंड गर्मी के बाद झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। शैलेंद्र सिंह चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। फिलहाल मौसम कैसा, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश तरबतर है। बारिश से पूरा मध्य प्रदेश भीग चुका है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 95% मध्य प्रदेश बारिश से तरबतर था। हर जगह बदरा बरसे है, झूमकर बारिश हो रही है। और उसके साथ ही सबसे अच्छी राहत की बात जो है वो ये है कि जो तालाब है, जो वाटर बॉडी है, वो सब लबालब हो चुकी है। जो बारिश, जो शहरवासियों की प्यास बुझती है जिन तालाबों से, वो लबालब है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की 60% आबादी की प्यास बुझाने वाला कोलार डैम लबालब हो चुका है। 2 सेंटीमीटर उसमें पानी आ चुका है। और पानी की जो सप्लाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार दिक्कतें आती थी, आपूर्ति बाधित होती थी, अब वो अच्छी स्थिति में है। उसी तरह आसपास के तालाब सब भरपूर जल स्तर में है। भोपाल का बड़ा तालाब भी अच्छी स्थिति में है। अगर बारिश की बात की जाए तो भोपाल में 400 मिलीमीटर दर्ज हो चुकी है, यानी कि 16 इंच बारिश हो चुकी है, जिससे यहां पर मौसम भी अच्छा होने के साथ साथ पानी की आपूर्ति या किल्लत जो होती थी वो खत्म हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भी आधा इंच से ज्यादा भोपाल में बारिश हुई है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिवपुरी में 4 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज की गई। उसी तरह मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में भी जो सिस्टम बना हुआ है वो इसी तरह बरसता रहेगा। और मानसून का जो झूमकर जिस तरह आमदी, उसी तरह से बारिश आने वाले 2 से 3 दिन में भी जारी रहेगी। और पूरा मध्य प्रदेश इसी तरह बूंदों से तरबतर होता रहेगा। बिल्कुल। और क्योंकि कई तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं और उसमें देखा जा सकता है कि मौजूदा समय में काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है और नदियों का जलस्तर खासतौर पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बारिश का सिलसिला है। आगे बढ़ेंगे। साय कैबिनेट की बड़ी बैठक है आज और सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक लेंगे। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अब एक के बाद एक सत्रों की शुरुआत होगी, तो अब विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियां जो है उनकी समीक्षा की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो साय कैबिनेट की मीटिंग, मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां हो सकती हैं, समीक्षा की जाएगी। इससे पहले विभागों की समीक्षा विष्णुदेव साय करते नजर आए और अब मॉनसून सत्र को लेकर यह बैठक बेहद अहम है। तो साय कैबिनेट की मीटिंग, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे फैसले हैं, प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। मॉनसून सत्र को लेकर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा
नगरीय निकाय चुनाव पर भी फोकस रहने वाला है। तो वहीं रायपुर में आज से कांग्रेस की 2 दिन तक मैराथन बैठकें होंगी। आज और कल कांग्रेस की बैठक होगी जिसमें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। रायपुर के सभी प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। आज से ही कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक, 2 दिन की ये जो मैराथन बैठकें हैं वो होंगी। और उससे भी बड़ी बात यह कि आज और कल कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है इसमें चर्चा की जाएगी हार को लेकर। दूसरा, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर इस बैठक हो रही है। रायपुर के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस की इस बैठक से रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि मॉनसून सत्र भी शुरू होना है तो हो सकता है संभवतः कि उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाए। कांग्रेस की 2 दिन की मैराथन बैठक आज और कल, भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर यह बैठक होगी। इसके अलावा रायपुर के सभी प्रमुख नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक कांग्रेस की मैराथन बैठक, कई नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, कांग्रेस की इस बैठक का मकसद, उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। और हाल ही में 2 समीक्षा बैठक जो है वो कांग्रेस में देखने को मिली थी, जिसके बाद अब फिर 2 दिवसीय मैराथन बैठक जो है कांग्रेस में चलेगी, जिसमें आज और कल जो है कांग्रेस में बैठक होनी है। और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जो है वो होना है। साथ ही रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श जो है वो किया जा सकता है। और आज की इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, भूपेश बघेल समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आज की इस बैठक में जिला अध्यक्षों को भी जो है वो शामिल किया जा रहा है। और आज की इस बैठक में जिला अध्यक्षों के साथ में जो है चर्चा की जाएगी, जिसके बाद 10 जुलाई को कल रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर जो है वो चर्चा जो है वो की जानी है। तो लगातार हार की वजहों को लेकर पहले तो कांग्रेस में समीक्षा बैठक की ही गई है, जिसके बाद अब तमाम तरह के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। और हाल ही में जुलाई के अंत में मानसून सत्र भी होना है, ऐसे में इस पर भी जो है चर्चा की जा सकती है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में उस पर भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस कई अहम फैसले ले सकती है। साथ ही आगे की रणनीति भी इस बैठक के दौरान कांग्रेस जो है वो तय कर सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस का फोकस रहेगा, जैसा कि आपने बताया भी कि नगरीय निकाय को लेकर, मॉनसून सत्र को लेकर हार की समीक्षा भी की जा सकती है और साथ ही उपचुनाव को लेकर भी बातचीत का जो सिलसिला यहां दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। खबर दुर्ग से है, जहां हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुर्ग न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। अमलेश्वर थाना इलाके में 2021 में हत्या हुई थी। युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और ऐसे में अब सजा का ऐलान किया गया है। सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है हत्या के आरोप में। अंबिकापुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मजदूर की बेटी से दुष्कर्म किया गया। मजदूर पिता के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया है और आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है, बहुत ही दुखद, जो अंबिकापुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें उसके पिता के दोस्त ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, पूरा मामला कैसे सामने आया, कैसे पता चला और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बीते दिन जो है
उनकी जो मजदूर यहाँ काम करने आए हैं वो उनकी पुत्री गायब हो गई थी और उसकी तलाश कर रहे थे उनके परिवार। लेकिन जब वो देर रात घर पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उनका जो नाबालिग जो लड़की थी उनका कहना था कि उनके जो साथी थे वो उनको बहला फुसलाकर अपने जहां वो मकान में रहते थे वहां लेकर गए। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए। ये जो आरोपी है वो मजदूरी करते थे, उनके पिता भी मजदूर हैं जो धौरपुर थाना क्षेत्र से यहाँ पर हरिवेंद्रम कॉलोनी में निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर साथ में मजदूरी काम किया करते थे। और उसके जो साथी मजदूर थे उसकी गंदी नियत उसकी पुत्री में थी और यही वजह है कि बीते रात उनके जो नाबालिग पुत्री के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जानकारी लगते ही वो सुबह जो है गांधीनगर थाना पहुंचे और इसके बाद जो है पूरे मामले की शिकायत गांधीनगर पुलिस को की है और जिसके बाद जो है वो आरोपी की तलाश में अभी पुलिस जुटी है, फरार है वो आरोपी। जी बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर अब भिक्षावृत्ति से भी मुक्त होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन ने एक नई रणनीति बनाई है। क्या है यह रणनीति, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भीख मांगा तो खैर नहीं, भीख दिया तो भी खैर नहीं। भिक्षावृत्ति पर सख्त एक्शन। भिक्षावृत्ति देश के लिए, समाज के लिए अभिशाप है। कई बार भिक्षा मांगना एक धंधा बन जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर, चौक चौराहे पर तमाम लोग भीख मांगते दिख जाते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। भिक्षावृत्ति का नेटवर्क भी चलता है और धंधा इतना चोखा कि कुछ लोग इसे छोड़ते भी नहीं। ऐसे में इंदौर प्रशासन ने भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाई है। भिक्षा मांगने वालों पर पहले भी प्रशासन कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब नई रणनीति के तहत भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर में कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। धारा 188 के तहत कलेक्टर ने प्रशासन को भिक्षा देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कि जो नॉर्मल ऐसी जगहें थी जहाँ पर पहले भिक्षा मांगने का कार्य होता था, जो प्रमुख चौराहे थे, प्रमुख मंदिर थे, उन पे हमने जब कार्रवाई करी तो कुछ नई जगहें डेवलप हुई हैं जिन पे हमको काम करने की आवश्यकता है। लगातार हमारी टीमें इस संबंध में आगे भी काम करती रहें, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग एक आदेश भी निकालने वाले हैं, प्रतिबंधात्मक आदेश, जिसके तहत अगर कोई भिक्षा देता है तो उसको भी 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1973 से भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम लागू है। भीख मांगना दंडनीय अपराध है। भिखारियों के पुनर्वास की व्यवस्था है। इंदौर और उज्जैन में ये प्रावधान लागू है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल की सजा। इंदौर की देश में पहचान है स्वच्छता के लिए। लगातार 7वीं बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है। ऐसे में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के साथ ही इंदौर दूसरी कवायद भी कर रहा है ताकि शहर का मान दुनिया के नक्शे पर बढ़े। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। और अब बात विदिशा की, जहां शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पर खुले आसमान के नीचे स्कूल लग रहे हैं। इससे मासूम बच्चों की जान जोखिम में है। यहां पर बरसात हो या गर्मी, हालात यही है। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च तो करती है, फिर भी जिले में ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शर्मसार करती है। मामला लटेरी ब्लॉक का है, जहां कई गांवों में स्कूल भवन नहीं है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर ने भी माना कि कई जगह स्कूल भवन ही नहीं है और ये बच्चे मजबूर हैं इस तरह बाहर पेड़ के नीचे पढ़ने को, क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं है। जाएं तो जाएं कहां। बेटा, आपका ये स्कूल नहीं, भवन नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सर भीगते हैं, हमारी पुस्तक भीग जाती है, कपड़े भीग जाते हैं। कभी कहा नहीं सर से कि कोई यहाँ आते हो? आते हैं सर, कही थी कि यहाँ पर पाठशाला बनवा दो, कोई बनवाता ही नहीं है। क्या शुरू से ही है, शुरू से ही भवन भी है। अच्छा, अभी तक
बन नहीं पाया? बन नहीं पाया। कभी पंचायत प्रतिनिधियों से आपकी बातचीत हुई? हाँ हुई। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मेरी तो बीआरसी महोदय से बात हुई और लिख के भी दिया हर साल, तो उन्होंने कहा कि आपकी मंजूर हो गई है। तो कितने साल से आप पदस्थ हैं? मैं 2014 से हूँ। कहते हमें बहुत आ रही है, पानी अब भी तेज गिर जाए तो बच्चे कहाँ बैठेंगे बताइए। हम भी अव्यवस्थित हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते, पूरे कपड़े भीग जाते हैं, कॉपी किताब सब भीग जाते हैं, और हम हमारा जो ऑफिशियल कागज है वो भी नहीं रख पाते सही जगह पर। हमारा सामान भी टूट जाता है। यहाँ मैडम लेती है, अब जैसे थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह करवाती। कुछ प्राथमिक शालाएं हैं जिनके लिए भवन स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनका प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा चुका है। 4 हाई स्कूल भी ऐसे हैं जो माध्यमिक शालाओं में संचालित हैं, जिसके बारे में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे ऐसे हैं जो हाई स्कूल या मिडिल शालाओं की बिल्डिंगों में संचालित हैं। विदिशा जिले में ऐसे विद्यालय हैं जो कि भवन विहीन है। इनके प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और जैसे ही शासन से कोई स्वीकृति प्राप्त होती है या किसी भी मद से व्यवस्था होती है तो उनके भवन बनाए जाएंगे। तात्कालिक रूप से ये व्यवस्था है कि उनको किसी वैकल्पिक रूप से किसी अन्य भवन में, और यदि कोई शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो किसी किराए के भवन में उनको संचालित किया जाएगा। और अब खबर देवास से है, जहां कन्नौद वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले वन क्षेत्र में लकड़ी तस्कर बैखौफ होकर वनों का विनाश कर रहे हैं। इधर देश प्रदेश को हरा भरा करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधि अधिकारीगण जगह जगह पौधारोपण कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कन्नौद वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले वन क्षेत्र में लकड़ी माफिया सागौन के बेशकीमती पेड़ों की कटाई करने लगे हैं। इधर अधिकारी कह रहे हैं कि आरोपियों की खोजबीन जारी है। ये अपराधी हैं यहाँ, जो जानकारी भी है और पकड़ने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और अपराध की जहाँ तक बात है तो अभी बीटगार्ड जो है वह पदस्थ है और उनको मौके पे बोला भी है कि आप जो है तत्काल कार्रवाई कराओ, और इसके लिए हम जो है सख्ती से दल बनाकर कार्रवाई करवाएंगे। ग्वालियर शहर में बनने जा रहे अटल स्मारक का अभी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसकों के लिए और इंतजार करना होगा। 4 साल पहले स्मारक बनाने की घोषणा हुई, भूमि पूजन भी हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। ग्वालियर शहर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल स्मारक बनाने की घोषणा 4 साल पहले तत्कालीन सीएम शिवराज ने की थी। इसके बाद अटल स्मारक के लिए जमीन भी तय हो गई और 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल स्मारक का वर्चुअली भूमि पूजन भी कर दिया। लेकिन निर्माण एजेंसी को अभी भी लिखित अनुमति का इंतजार है। इधर निर्माण शुरू नहीं हो पाया, उधर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक फायदे के लिए करती है। अटल जी को सम्मान दिया जाना चाहिए, महापुरुषों को सम्मान दिया जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी के नेता को सम्मान नहीं दे पा रही है तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के सम्मान करने में भी नाटक करती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अटल स्मारक के लिए पहले फेज में 20 करोड़ की योजना है, निर्माण का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को हर बात में सियासत नजर आती है। मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अभी आए थे तो उन्होंने कहा था इसका शीघ्र काम प्रारंभ हो जाएगा और ये बिल्कुल निश्चित रूप से बनेगा और शीघ्र से शीघ्र काम प्रारंभ हो जाएगा। दरअसल ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर 10 एकड़ जमीन पर यह अटल स्मारक बनाया जाना है। स्मारक में सोविनियर शॉप, ई लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पस हॉल, सेमिनार हॉल, मीटिंग कक्ष, लाइब्रेरी के अलावा लाइट एंड साउंड सिस्टम शो भी होगा, जो अटल जी की यादों को सहेजने के साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। लेकिन अभी तो ये मात्र कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप जारी है। मस्तूरी बिल्हा में 17 नए मरीज मिले हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है उन्हें।
जिले में अब तक 150 से भी ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और कहा यही जा रहा है कि इस डायरिया के प्रकोप से बचें, कोशिश करें कि अच्छी गुणवत्ता के जो पानी है उनका सेवन किया जाए। ऐसी बीमारी जो फैल रही है, बुरी तरीके से फैल रही है, इसका प्रकोप अभी भी जारी है। 150 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिलासपुर में लगातार डायरिया का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले सकरी में 50 से अधिक लोग बीमार पड़े थे। इसके बाद रतनपुर में कल 2 दिनों के भीतर ही 50 से अधिक लोग बीमार पड़े, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। आज फिर से बड़ी संख्या में मरीजों के मिलने की जो जानकारी है वो मिल रही है। मस्तूरी और बिल्हा में लगभग 17 से अधिक मरीजों की पहचान हुई है। सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो ठेकेदार होते हैं खाना देने के लिए, तो उन मरीजों को खाना देने में भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर सीएमएचओ ने फटकार लगाया है और तत्काल अलर्ट जारी किया है कि जहां जहां पर भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है उन इलाकों पर तमाम व्यवस्था की जाए। फिलहाल पुलिस स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपनी ओर से अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दूषित जल जो है पानी पीने की वजह से ये संक्रमण है, ये जो बीमारी है वो लगातार फैलता जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है विभाग करेगा। फिलहाल एक बड़ी समस्या जो है वो, सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिलासपुर में लगातार डायरिया के जो पीड़ित मरीज हैं उनके मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ पहल किया जा रहा है इसको लेकर भी सभी की नजरें हैं, क्योंकि जिन इलाकों पे लगातार मरीज मिल रहे हैं वहां पर तमाम जो पीने के स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। पानी का सैंपल लिया जा रहा है ताकि ये पता किया जा सके कि आखिर जो लगातार डायरिया के जो मरीज मिल रहे हैं उसके कारण क्या है। फिलहाल जांच जारी है, कैंप लगाकर मरीजों का इलाज चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।